नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 4 जून 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। बारिश ने दिलाई प्रचंड गर्मी से राहत, प्रदेश में कब से कब तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। इससे कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 4 से 6 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। 7 जून को भी मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। 8 व 9 जून को मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के पूर्वानुमान के बीच किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं कांगड़ा जिला के बैजनाथ व अन्य कई भागों में बारिश हुई है। राजधानी शिमला सहित आसपास भागों में हल्के बादल छाए हुए हैं। उधर राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान खूब चढ़ा हुआ है। सोमवार को भी इन क्षेत्रों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि शाम करीब 6 बजे शिमला सहित कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे जहां किसानों की सब्जियों को नई जान मिली है, वहीं सेब की फसल के लिए भी इस समय बारिश की काफी जरूरत थी। न्यूनतम तापमान शिमला 19.4, सुंदरनगर 19.1, भुंतर 15.0, कल्पा 10.4, धर्मशाला 22.2, ऊना 23.6, नाहन 24.1, केलांग 5.9, पालमपुर 20.0, सोलन 19.3, मनाली 12.6, कांगड़ा 21.5, मंडी 19.6, बिलासपुर 21.1, हमीरपुर 19.9, चंबा 18.7, चंबा 20.5, जुब्बड़हट्टी 22.4, कुफरी 16.6, कुकुमसेरी 6.2, नारकंडा 13.4, भरमौर 15.8, रिकांगपियो 13.3, सेऊबाग 12.8, धौलाकुआं 23.8, बरठीन 19.9, समदो 12.3, कसौली 23.7, पांवटा साहिब 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अधिकतम तापमान नेरी 44.6, ऊना 43.2, बिलासपुर 41.1, हमीरपुर 40.9, धौलाकुआं 40.8, शिमला 28.4, सुंदरनगर 39.3, कांगड़ा 39.4, मंडी 38.4, भुंतर 37.0, नाहन 37.4, सोलन 35.0, चंबा 39.0, बरठीन 39.6 व बजौरा 37.2 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 2। कौन करेगा राज, फैसला आज। लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनावों की मतगणना की तैयारियां पूरी। करीब 2 महीने से जारी सियासी तूफान मंगलवार को ईवीएम खुलने के साथ ही शांत हो जाएगा। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों के साथ देश की सत्ता पर कौन सी पार्टी कब्जा जमाएगी, इसका भी फैसला 4 जून हो जाएगा। हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा चुनावों के साथ ही 6 विधानसभा उपचुनावों पर भी निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार है। निर्वाचन विभाग की ओर से भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हिमाचल में मतगणना को टेबल तैयार है। सुबह ठीक 8 बजे से लोकसभा समेत विधानसभा उपचुनाव वाली सभी 6 सीटों पर डाक मतपत्रों की गिनती से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार ईवीएम की गिनती मतपत्रों के साथ ही होगी। समाचार नंबर 3। हिमाचल के बर्बाद प्रोजेक्ट सोलन में 15 साल बाद भी इंडोर स्टेडियम का काम शुरू नहीं। बीते 1.5 दशक से प्रदेश के खिलडिपों के साथ सरकारें छल करती आ रही हैं।
आलम यह है कि खेलों को भी अब राजनीति के अखाड़े में उतारा जा रहा है, जिस कारण युवाओं व खेलों के प्रति रुचि रखने वाले खिलाड़ियों में निराशा व भारी रोष है। खिलाड़ियों की माने तो कई सरकारें आई व गई, लेकिन इंडोर स्टेडियम का सपना अधर में ही लटका रह गया। 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी जिला सोलन में इंडोर स्टेडियम का काम शुरू नहीं हो पाया है व 2 करोड़ की राशि कई वर्षों से सोलन के बैंक में पड़ी धूल फांक रही है। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अक्टूबर 2011 में थोडो मैदान के समीप इंडोर खेल परिसर का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। उस दौरान इस स्टेडियम को बनाए जाने की लागत करीब 10 करोड़ रुपए की बताई जा रही थी। सरकार ने काम शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का भी प्राविधान कर दिया। इस बारे में लोक निर्माण विभाग को नक्शा आदि बनाने व कार्य शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी जिला खेल विभाग द्वारा दे दी गई। अब तक फाइलें इतनी धीमी गति से सरकी की कार्य पूर्ण न हो सका, जबकि डीपीआर तैयार कर जमीन की पैमाइश का कार्य भी पूरा हो गया था, लेकिन स्थानीय विधायक व मंत्री भी कार्य को आज दिन तक शुरू नहीं करवा पाए। इसके अलावा प्रदेश व केंद्र से नेता भी कई बार राजनीतिक मंचों से स्टेडियम का कार्य पूरा करवाने के लिए हामी भर चुके थे, लेकिन यह योजना अभी तक अधर में लटकी पड़ी है। एचडीएम खुले में कर रहे अभ्यास। गौरतलब रहे कि इस स्टेडियम में सभी इंडोर खेलें जैसे रेसलिंग, टीटी, कबड्डी, कैरम, मुक्केबाजी व बास्केटबॉल आदि खेल खेलने के लिए बनाया जा रहा था। इस इंडोर स्टेडियम के बनने से जिला सोलन सहित प्रदेश भर के खेल प्रतिभाओं को भी तराशने में मदद मिलनी थी। अभी तक बिना स्टेडियम के खिलाड़ियों को खुले आसमां के नीचे ही अभ्यास करना पड़ता है। बारिश, सर्दी या गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100 खिलाड़ी ठहर सकेंगे। प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की खेलें भी आयोजित करने की योजना थी, जो कि सिरे नहीं चढ़ पाई। इस स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने के लिए 2 डॉर्मेट्री बनेगी। इनमें 40 लड़कियों और 60 लड़के ठहर सकेंगे। इसमें मैस का भी प्रावधान किया है। खिलाड़ी सुनील सख्यान ने कहा कि इंडोर स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक बन सकती है। सुविधाएं न मिलने से परेशान। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव यादवेंद्र ने कहा कि इंडोर स्टेडियम न होने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। इससे उनकी प्रतिभा और कौशल को विकसित करने में रुकावट आ रही है। समाचार नंबर 4। पंजाब के खलचिया में जली एचआरटीसी बस, बाल बाल बची सवारियां। हमीरपुर से अमृतसर रूट पर जा रही हमीरपुर डिपो की बस पंजाब में जलकर राख हो गई। खलचिया नामक जगह पर चलती बस में अचानक आग की चिंगारियां उठने लगी और देखते ही देखते आग पूरी बस में फैल गई। बस में ड्राइवर, कंडक्टर सहित 14 यात्री सफर रहे थे। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है, नहीं तो जानमाल का भी नुकसान हो सकता था। बस में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमीरपुर डिपो की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। हमीरपुर डिपो की हमीरपुर से अमृतसर बस स्टैंड से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई। बस शाम 5:15 बजे के करीब व्यास व अमृतसर के बीच स्थित खलचिया स्टेशन के पास पहुंची तो बस में अचानक चिंगारियां उठने लगी। ऐसे में बस ड्राइवर ने तुरंत बस को रोककर यात्रियों को नीचे उतार दिया। देखते ही देखते बस राख में तब्दील हो गई। निगम के उपमंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक का कहना है कि हमीरपुर से अमृतसर रूट पर जा रही हमीरपुर डिपो की बस में खलचिया में अचानक आग लग गई। बस में बैठे यात्री व ड्राइवर, कंडक्टर सभी सुरक्षित हैं। हालांकि आग से बस पूरी तरह से जल गई है। समाचार नंबर 5।
मनाली में ब्यास में सेल्फी लेते बह गई ननद भाभी, एक शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर ब्यास नदी में फोटो खींचते समय दो महिला पर्यटक बह गई। दोनों ननद और भाभी बताई जा रही है। एक का शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव बुढ़ेड़ा का एक परिवार मनाली घूमने आया था। पूरा परिवार मनाली के वशिष्ठ चौक के पास ब्यास नदी किनारे घूमने निकला। इस दौरान परिवार की दो सदस्य फोटोग्राफी कर रही थी कि अचानक एक साथ सेल्फी लेते हुए नदी में गिर गई। हालांकि उनका परिवार भी वहीं था। परिवार नदी में बहती हुए परिवार की सदस्यों को देखते हुए चिल्लाता रहा। ऐसे में यहां पर घूम रहे अन्य लोगों ने इसकी सूचना 112 हेल्पलाइन पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी। एक का शव माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के समीप नदी में पत्थर के बीच फंसा मिला, दूसरी का पता नहीं चल पाया है। मंगलवार को भी पुलिस नदी में बही महिला पर्यटक की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन करेगी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम कुल्लू से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि 112 हेल्पलाइन के माध्यम से सतीश कपूर ने सूचना दी कि वशिष्ठ के समीप ब्यास नदी में दो महिलाएं बह गई। पुलिस टीम लेकर वह मौके के लिए रवाना हुए और मौके पर पाया गया कि श्रीपाल सिंह पुत्र तिलक राम निवासी गांव बुढ़ेड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश अपने परिवार के सदस्यों अभिषेक, ज्योति, काजल, आंचल, विवेक, मीनू व 2 साल के बच्चा सहित मनाली घूमने आए थे। नदी में सेल्फी लेते वक्त 17 वर्षीय आंचल पुत्री श्रीपाल व 24 वर्षीय मीनू पत्नी अभिषेक फिसलकर ब्यास नदी में गिर गई। डीएसपी ने बताया कि एक का शव मिला है, जिसे कड़ी मशक्कत के साथ राफ्टिंग के माध्यम से ब्यास नदी से निकाल दिया है और शवगृह मनाली में रखा है। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन, भाजपा का चौका या रुकेगा विजय रथ, आज निकलेगा परिणाम। शिमला संसदीय क्षेत्र में भाजपा लगातार क्या जीत का चौका लगाएगी या कांग्रेस सोलन जिले से प्रत्याशी देने की रणनीति सफल करके भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी। मतदान के बाद गणना की घड़ी पर नजदीक आ गई है तथा प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है। हिमाचल के अस्तित्व में आने के बाद शिमला संसदीय क्षेत्र पर सोलन जिले से किसी भी दल से टिकट लेकर चुनावी दंगल में उतरने वाले प्रत्याशियों का अधिकांशतः दबदबा रहा है। 1977 से लेकर वर्ष 2019 तक लोकसभा के 12 बार चुनाव संपन्न हुए हैं तथा उसमें से 10 बार सोलन से टिकट प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। शिमला से एक बार व सिरमौर से भी मात्र एक ही बार सांसद निर्वाचित हुआ है। वर्ष 1977 में भारतीय लोकदल से बालक राम, वर्ष 1980 से 1998 तक 6 बार लगातार केडी सुल्तानपुरी, 1999 में डा धनीराम शांडिल पहले हिविका व 2004 में फिर कांग्रेस, 2009 व 2014 में भाजपा के प्रो वीरेंद्र कश्यप, 2019 में भाजपा के ही सुरेश कश्यप मैदान में विजयी रहे। इस तरह गत 3 चुनाव में शिमला संसदीय सीट पर मुकाबला भाजपा के पक्ष में रहा है। कांग्रेस ने इस बार सोलन जिले के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया। विनोद सुल्तानपुरी इस संसदीय क्षेत्र से 6 बार सांसद रह चुके केडी सुल्तानपुरी के पुत्र हैं। यदि हिमाचल के अस्तित्व में आने से पूर्व शिमला संसदीय क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो 1952 से 1971 तक 5 बार लोकसभा चुनाव में शिमला से कभी भी कोई प्रत्याशी नहीं रहा तथा सारा रिकॉर्ड सिरमौर जिले से चुनाव लड़े वाले उम्मीदवारों के नाम ही रहा। 1952 में पच्छाद, सिरमौर से कांग्रेस के आनंद राम सेवल, 1957 में सिरमौर जिले के ही कांग्रेस के शिवानंद रमौल, 1962,
1967 व 1971 में नाहन से प्रताप सिंह यहां से सांसद रहे। कुल मिलाकर हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व से पूर्व बाद में शिमला संसदीय क्षेत्र से मात्र एक बार वर्ष 1977 में ही शिमला जिले से सांसद रहा है। HDM अब तक ये बने सांसद। वर्ष सांसद पार्टी जिला 1952 आनंद राम कांग्रेस सिरमौर, 1957 डा YS परमार कांग्रेस सिरमौर, 1959 शिवानंद रमौल कांग्रेस सिरमौर, 1962 प्रताप सिंह कांग्रेस सिरमौर, 1967 प्रताप सिंह कांग्रेस सिरमौर, 1971 प्रताप सिंह कांग्रेस सिरमौर, 1977 बालक राम जनता दल शिमला, 1980 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1984 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1989 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1991 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1996 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1998 केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस सोलन, 1999 धनीराम शांडिल हिविका सोलन, 2004 धनीराम शांडिल कांग्रेस सोलन, 2009 वीरेंद्र कश्यप भाजपा सोलन, 2014 वीरेंद्र कश्यप भाजपा सोलन, 2019 सुरेश कश्यप भाजपा सिरमौर। समाचार नंबर 7। डिडवीन स्कूल को मिलेगी मुख्यमंत्री भूप्रबंधन रोलिंग ट्रॉफी। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गेटी थिएटर शिमला में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला द्वारा आयोजित समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवीन को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत भूप्रबंधन वर्ग में मुख्यमंत्री रोलिंग ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। डिडवीन स्कूल निरंतर हिम कॉस्टे द्वारा आयोजित पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों व कार्यशालाओं में बढ़कर भाग लेता आ रहा है। इस विद्यालय में एक सुव्यवस्थित हर्बल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन तथा किचन गार्डन भी है, जिनमें विभिन्न प्रकार के औषधीय, सजावटी फूल तथा फलों के पौधे लगाए गए हैं, जिनका संरक्षण स्कूल के छात्रों में वंश कुमार, मनु शर्मा, शिवानी शर्मा, आदर्श व हर्ष सहित व इको क्लब सदस्य निरंतर करते आ रहे हैं। इसके साथ ही विद्यालय में ड्रिप तंत्र सिस्टम भी छात्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं। स्कूल में छात्र सभी गतिविधियां ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत वर्ष भर करते हैं। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर पूर्णिमा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय CSI नई दिल्ली की डायरेक्टर सुनीता नारायण तथा उनकी टीम के सदस्यों नीरज कुमार तथा तुषिता रावत को दिया है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में स्कूल की लैंड ऑडिट टीम बेहतरीन प्रदर्शन राज्य स्तर पर कर पाई है। डिडवीन स्कूल की इस उपलब्धि के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अशोक, प्रधानाचार्य शैली शर्मा व जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने इको क्लब प्रभारी पूर्णिमा व समस्त छात्रों को बधाई दी है। सोलन को 4 और शिमला को 1 अवार्ड। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गेटी थिएटर शिमला में सोलन जिला को 4 अवार्ड और शिमला जिला को 1 अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें राजकीय मॉडल बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़ सोलन को सोलर 30 एनर्जी मैनेजर अवार्ड कैटेगरी से नवाजा जाएगा। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाटियन सोलन को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर सोलन को बेस्ट वॉरियर के खिताब से और सोलन को बेस्ट ग्रीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोंट शिमला को बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से नवाजा जाएगा। समाचार नंबर 8। हिमाचल उपचुनाव, अब हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव। मंगलवार को घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से ठीक एक दिन पहले सोमवार को हिमाचल के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा समेत 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए।
इनमें जिला सोलन के नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर और जिला कांगड़ा के देहरा के विधायक होशियार सिंह भी शामिल हैं। ऐसे में हमीरपुर समेत प्रदेश की 3 इन सीटों पर भी उपचुनाव होना तय हो गया है। विदित रहे कि कांग्रेस के 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो चुका है, जिसका रिजल्ट 4 जून मंगलवार को निकल जाएगा। सदर के विधायक आशीष शर्मा समेत इन 3 आजाद विधायकों ने 27 फरवरी को हिमाचल की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसके बाद इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा स्पीकर और सचिव यशपाल के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे सौंप दिए थे, लेकिन स्पीकर द्वारा इनके इस्तीफों को पहले मंजूर नहीं किया जा रहा था। सोमवार को इस्तीफे मंजूर होते ही हमीरपुर में प्रस्तावित एक और उपचुनाव की अटकलों के साथ ही खासकर कांग्रेस की ओर से टिकट के तलबगारों में भी हलचल बढ़ी हुई नजर आई। निर्दलीय विधायक रहे आशीष शर्मा ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपने के साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस बार वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के साथ उनके लिए लगातार प्रचार करते नजर आए। आशीष शर्मा के 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उन्होंने बतौर आजाद प्रत्याशी 25,916 मत हासिल किए थे। उन्हें उन चुनावों में 12,899 वोटों की बम्पर लीड मिली थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डा पुष्पेंद्र वर्मा और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर को हराया था। कांग्रेस को उन चुनाव में 13,017 जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 12,794 वोट ही मिल पाए थे। समाचार नंबर 9। जंगलों को आग से बचाने के लिए ढूंढे उपाय, सुक्खू के वन विभाग के अधिकारियों को आदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों में आग लगने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने के साथ साथ दीर्घकालिक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रयासों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से वनों में आग लगने की घटनाओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अब तक वनों में 1,318 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं से 2,789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12,718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इससे 4.61 करोड़ रुपए का प्रारंभिक वित्तीय नुकसान आंका गया है। वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार अग्निशमन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एनडीआरएफ की एक समर्पित बटालियन गठित करने पर विचार कर रही है। 374 वन बीट आग लगने की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं तथा इन क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वनों में विशिष्ट प्रजातियों के पौधों के साथ साथ शंकुधारी पौधों के क्षेत्रों में विविध प्रजाति के पौधे लगाने पर बल दिया ताकि इनसे वनों में नमी बनी रहे और आग की घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने वन विभाग को आग की घटनाओं के कारणों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए सरकारी एजेंसी से अध्ययन करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव वन डा अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन राजीव कुमार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समाचार नंबर 10। हिमाचल इलेक्शन, 2 चुनाव 2 ईवीएम, दोनों के वोट में अंतर। चुनाव कौन जीतेगा, यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हकीकत है कि जिन 6 विधानसभाओं में उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हुए हैं, उनमें लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग में अंतर है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों में यह अंतर साफ दिखता है। हालांकि अंतर 1% या इससे कम का ही है,
लेकिन फिर भी यह बताता है कि एक जगह दो चुनाव के लिए लगी अलग अलग ईवीएम मशीनों के बावजूद विधानसभा उपचुनाव वाली मशीन में कुछ लोगों ने वोट ही नहीं दिए। जिन 6 सीटों पर यह चुनाव और उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 3 सीटों सुजानपुर, बड़सर और कुटलैहड़ में यह अंतर करीब 1% का है। बाकी 3 सीटों में इससे कम है। इस अंतर की वजह क्या है, यह मतगणना के दिन ही पता चलेगा। हमीरपुर के उपायुक्त और चुनाव अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि एक संभावना इसमें यह भी है कि पोस्टल बैलेट के कारण अंतर दिख रहा हो, इसलिए पहले मतगणना का इंतजार करना पड़ेगा। इस उपचुनाव में वोटिंग ट्रेंड को लेकर भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। खासकर सुजानपुर और बड़सर में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट 10% से अधिक है। धर्मशाला में यह अंतर करीब 3% और लाहौल स्पीति में करीब 5% है। अब महिलाओं ने यहाँ किसके पक्ष में मतदान किया है, यह गणना भी काउंटिंग के साथ ही हो पाएगी। लोकसभा विधानसभा वोट प्रतिशत में अंतर। चुनाव क्षेत्र लोकसभा विधानसभा सुजानपुर 74.21, 73.76, बड़सर 72.29, 71.69, गगरेट 75.56, 75.14, कुटलैहड़ 77.46, 76.89, धर्मशाला 71.61, 71.20, लाहौल स्पीति 75.08, 75.09। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।